अब बच्चों में आपके फिज़िक्स के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बर्नौली प्रिंसिपल का आपकी एनसीईआरटी बुक में से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करूँगी। फ्लूइड फ्लो is a complex phenomena. Why it is a complex phenomena? Because it is a part of fluid mechanics and deals with fluid dynamics. It involves the motion of fluid due to unbalanced forces. So it is a complex phenomena. But we can obtain some useful properties for steady or streamlined flows. अब now question arises, what are steady or streamlined flows? It is a type of flow when at a given point the velocity of each passing particle is constant. That type of flow is called streamlined flow. It is not a turbulent flow. Using the conservation of energy you already know. Consider a fluid moving in a pipe of varying cross sectional area. एक पाइप में से फ्लूइड मूव कर रहा है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, अलग अलग है ना। एक जगह पे कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दूसरी जगह पे ज़्यादा है। लेट द पाइप बी एट वेरिंग हाइट्स एज शोन इन फिगर 10.9। इसके अलावा न सिर्फ कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है बल्कि वो वेरिंग हाइट्स पे भी है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बदला हुआ है इस पाइप का, और इसकी हाइट भी जो है ग्राउंड से अलग अलग है ना। दो चीज़ों में डिफरेंस है। We know, suppose that an incompressible fluid, what is an incompressible fluid? जो कंप्रेस नहीं करता है। ये एक कंडीशन है बर्नौली प्रिंसिपल की कि जो इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इस फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन अ स्टेडी फ्लो। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो एक स्टेडी फ्लो में होना चाहिए। दो कंडीशंस हैं इस बर्नौली प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। इट्स वेलोसिटी मस्ट चेंज एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, क्या कहती है? वो कहती है कि a1v1 इज इक्वल टू a2v2। मतलब जो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। a और v का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी फ्लूइड के लिए। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होगी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी में चेंज है वो किसकी मदद से होता है? फोर्स की मदद से होता है। फोर्स ही एक्सेलरेशन लाता है ना। तो कौन कॉज कर रहा है? विच इज कॉज बाय द फ्लूइड सराउंडिंग इट। फोर्स कौन लगा रहा है? ये फ्लूइड। द प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स। अब चूंकि बच्चों इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग है और ये तो इसलिए इसका प्रेशर भी दोनों हर जगह पे अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अलग अलग है ना। बर्नौलीज इक्वेशन इज अ जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप टू बोथ वेलोसिटी चेंजेस एंड एलिवेशन चेंजेस, है ना। एक तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है दोनों जगहों पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू द एरिया, और दूसरा है कि वो एलिवेशन भी चेंज हो रही है क्योंकि अलग अलग हाइट पे है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो भी चेंज हो रही है। तो जो दोनों एरिया के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो किससे रिलेट करता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस पे और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस पे। यही बर्नौली की इक्वेशन है जो कि क्या किस किस के बीच में रिलेशन बताती है आपको? इस पाइप में जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग हैं और जो अलग अलग हाइट पे भी हैं उनके दो एरिया में दो पॉइंट में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो किस तरह से रिलेटेड है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के चेंज पे। देखते हैं अभी कैसे रिलेशनशिप निकालता है। The Swiss physicist Daniel Bernoulli developed this relationship in 1738. Consider the flow at two regions, that is BC and region 2 is DE. देखो ये BC रीजन है और ये है DE रीजन। ये BC रीजन को हमने 1 रीजन माना है और DE रीजन को 2 रीजन माना है। तो यहाँ पे किस तरह से फ्लो जो हो रहा है वो फ्लूइड का किस तरह से फ्लो कर रहा है। देखो BC रीजन में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो सपोज V1 है ना, और टाइम का डिफरेंस है डेल्टा टी। बहुत
छोटा टाइम चेंज है, तो जो डिस्टेंस होगी बी से सी की फ्लूइड की डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, आपको पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v1 इंटू डेल्टा टी, करेक्ट। और पॉइंट टू डी ई पर कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, उसमें वेलोसिटी है फ्लूइड की v2 और टाइम तो डेल्टा टी ही है, तो डिस्टेंस हो जाएगी उसके v2 डेल्टा डेल्टा टी, ठीक है। इन एन इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल डेल्टा टी दिस फ्लूइड वुड हैव मूव्ड, suppose v1 is the speed at b and v2 is at d, then fluid initially at b has moved a distance v1 delta t to c. v1 delta t is small enough to assume constant cross section along bc. In the same interval delta t the fluid initially at d moves to e, ठीक है ना, सेम इंटरवल टाइम पे ये डी जो है, डी से फ्लूइड मूव करके ई तक आ जाएगा, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, v2 डेल्टा टी के। प्रेशर्स p1 एंड p2 एक्ट एज शोन ऑन द प्लेन फेसेस ऑफ एरियाज a1 एंड a2 बाइंडिंग द टू रीजन्स। द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट लेफ्ट bc कितना हो जाएगा, w1 कितना हो जाएगा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो देखो यहाँ पे फोर्स कितना है p1 a1 है ना, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा p1 a1 है ना, प्रेशर इनटू एरिया, और इनटू डिस्टेंस कितनी कवर करी फ्लूइड ने, v1 डेल्टा टी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं p1 डेल्टा v, जहाँ पे डेल्टा v क्या है, वॉल्यूम है ना, सिंस द सेम वॉल्यूम डेल्टा v passes थ्रू बोथ द रीजन्स from the equation of continuity. The work done by the fluid at the other end dE will be W2 is equal to P2 V2 P2 A2 V2 delta T, सही है ना, P2 A2 मतलब फोर्स इंटू V2 डेल्टा T मतलब डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P2 डेल्टा V, जहाँ पे V वॉल्यूम है, और द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज माइनस P2 डेल्टा V. So the total work done on the fluid is V1 minus V2 is equal to P1 minus P2 delta V. Part of this work goes into changing the kinetic energy of the fluid and part goes into changing the gravitational potential energy. If the density of the fluid is raw and delta M is equal to, आपको पता है क्या होता है, raw A1 V1 delta T, तो हम इसको पुट कर दें, इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं A1 V1 डेल्टा T क्या है, डेल्टा V इज़ द मास पासिंग थ्रू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी। रॉ कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो m की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम है ना ये, m अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रॉ, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं रॉ डेल्टा v इज द मास पासिंग थ्रू द पाइप इन टाइम डेल्टा t. Then change in gravitational potential energy will be equal to delta U is equal to rho G delta V H2 minus H1. The change in its kinetic energy कितना हो जाएगा, delta K is equal to rho delta V V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर. रॉ क्यों रखा है आपने, क्योंकि आपको पता है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर, तो m अपॉन डेल्टा V का मतलब होता है रॉ, है ना. We can employ the work energy theorem to this volume of the fluid and this yield. आपको work energy theorem पता है ना कि work done is equal to change in kinetic energy kf minus ki, तो हम पुट कर दें वो work energy theorem. P1 minus P2 डेल्टा V क्या है, वर्क है, वर्क डिफरेंस है, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पर यूनिट वॉल्यूम. तो इनका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन. वी नाउ डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय डेल्टा वी टू ऑब्टेन. अगर हम डेल्टा वी से डिवाइड करते हैं तो ये टर्म आ जाती है हमारे पास. तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं. इसको हमने रीअरेंज किया तो इस तरह से आप लिख सकते हो, वी कैन रीअरेंज द अबाउट टर्म्स टू ऑब्टेन P1 प्लस हाफ रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ GH1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ GH2 का स्क्वायर. करेक्ट. तो यही बर्नौली की इक्वेशन है. क्या बोलती है ये बर्नौली की इक्वेशन, कि जब कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है
जो किसी ऐसे पाइप में फ्लो कर रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है और जो अलग अलग हाइट पे रखा हुआ है, तो उसके हर जगह पे जो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका जो सम है वो कांस्टेंट होता है। यही बर्नौली का इक्वेशन है। सिंस 1 and 2 रेफर टू एनी टू लोकेशंस अलोंग द पाइपलाइन, वी मे राइट द एक्सप्रेशन इन जनरल एज P प्लस हाफ रॉ वी का स्क्वायर क्या है, रॉ वी का स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, और ये रॉ जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इन सब का जो P क्या है, प्रेशर है, इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट। अब in words, the Bernoulli's relation may be stated as follows: as we move along a streamline, the sum of the pressure P, the kinetic energy per unit volume rho v ka square upon 2, and the potential energy per unit volume rho gh remains a constant. Now note that in applying the energy conservation principle, there is an assumption that no energy is lost due to friction, but in fact when fluids flow some energy does get lost due to internal friction. तो इसमें ये कंडीशन है कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस्ट होगी तो फिर हम एनर्जी की कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कैसे लागू करेंगे यहाँ पे। This arises due to the fact that in a fluid flow, the different layers of fluid flow with different velocities. These layers exert frictional forces on each other, resulting in a loss of energy. दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। अब जो एनर्जी का लॉस विस्कोसिटी के कारण भी हो रहा है, तो हमने ये मान लिया है कि ये फ्लूइड नॉन विस्कस है। तो एक वन ऑफ द कंडीशन ये भी है कि ये जो फ्लूइड है ये नॉन विस्कस है, कि इसमें जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रही है, नो विस्कोसिटी, and is discussed in more detail in the later section. The lost kinetic energy of the fluid gets converted into heat energy. Thus, Bernoulli equation ideally applies to the fluid which zero viscosity or non-viscous fluids. Another restriction, और देखो क्या restriction है इसके। Another restrictions on application of Bernoulli theorem is that the fluid must be incompressible, as the elastic energy of the fluid is also not taken into consideration. In practice, it has a large number of useful applications. तो आपने सारे restrictions देख लिए बर्नौली थ्योरम को एप्लीकेशन करने के लिए। नॉन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन उसका फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, और उसमें कोई एनर्जी के लॉसेस नहीं हो रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। ये सारे कंडीशन अप्लाई होंगे। इन प्रैक्टिस इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन एंड इट कैन हेल्प इन एक्सप्लेनिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनोमिना फॉर लो विस्कोसिटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। इसके एप्लीकेशंस अगर आप डे टू डे लाइफ में देखोगे तो मैं भी बताती हूँ आपको। बर्नौली इक्वेशन ऑल्सो डज नॉट होल्ड गुड फॉर नॉन स्टेडी और टर्बुलेंट फोर्सेज, बिकॉज इन दैट सिचुएशन वेलोसिटी एंड प्रेशर आर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग विद टाइम। टर्बुलेंट फ्लूइड नहीं होना चाहिए, फ्लो नहीं होना चाहिए फ्लूइड का। व्हेन अ फ्लूइड, अच्छा सपोज फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो जीरो हो गई, तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो बर्नौली की इक्वेशन कैसी हो जाएगी, उसमें से वो टर्म को निकाल दो आप, P1 प्लस रॉ GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रॉ GH2। अब इस केस में जो उसका प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसका कॉन्स्टेंट जो है, उसका सम जो है वो कॉन्स्टेंट होगा। तो अभी मैं आपको इसके